स्टूडेंट्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखेंगे गॉस थ्योरम। ये आपका जो है कोई बुक इसको टॉपिक के रूप में लिया है, लेकिन मैं इसको चैप्टर के रूप में लिया हूँ। मैं इसको क्या लिया? चैप्टर के रूप में। हम इसको चैप्टर के फॉर्म में पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आप लोग लकी हैं जो 2 टाइम्स देख रहे हैं, ठीक ना? तो आज हमारा कुछ अलग ही मनसा था। चलो, तो गॉस थ्योरम में ये आपका टॉपिक के रूप में टीचर्स को हैंडल करेगा, लेकिन इसी टॉपिक को हम लोग जो है चैप्टर के रूप में आप लोग के सामने पेश कर रहे हैं। ये गॉस थ्योरम होती क्या है, और इस बार जो गॉस थ्योरम से प्रश्न दिया वो बिल्कुल ही अलग दिया, एकदम डिफरेंट प्रश्न दिया है। जिसके पास भेजा होगा ना वही बनाया होगा, न तो सब क्वेश्चन को तेजा होगा, समझा? इसलिए ये हो जाता है। आइए, सबसे पहले चैप्टर में जो जानकारी, ये गॉस थ्योरम को पकड़ने से पहले कुछ बेसिकली जो जानकारी लेनी है वो नंबर 1 में आपका है प्लेन एंगल। क्या है? प्लेन एंगल, जिसको आप बोलते हो समतल। ये चीज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर कोई विद्यार्थी ये सोच रहे कि डायरेक्ट गॉस थ्योरम सिखा देते तो बेटा मैं सिखा तो जरूर दूंगा, लेकिन ये भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन छूटेगा आपका, क्वेश्चन आपका छूटेगा। क्या कर लोगे? एक आध दिन बहुत दबाओ, जब जिस दिन फिजिक्स की एग्जाम होगी क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, टीचर को गाली दे करके दिल के तसल्ली लोगे, यही ना? लेकिन कोई फायदा नहीं है, समझ रहे? चलो, प्लेन एंगल की मैं बात करता हूँ। क्या होता है प्लेन एंगल? सब विद्यार्थी ध्यान दें। ये है मेरा लाइन, इस लाइन में 2 कॉर्नर पॉइंट है, ए और बी। एक रहेगा अलग सा पॉइंट जिसका नाम है सी। इन दोनों कॉर्नर को मैं सी से ज्वाइन कर दूंगा। ज्वाइन करने से क्या हुआ? बीच में वो प्लेन प्राप्त हुआ। प्लेन मतलब समतल। और दोनों लाइन के बीच में एक आपका कोण प्राप्त हुआ, इसको मैं नाम रखा थीटा। और इसी थीटा को बोलते हैं प्लेन एंगल। थीटा क्या है बउआ? प्लेन एंगल है। ध्यान देना, थीटा क्या है? प्लेन एंगल। और याद रखना, जो प्लेन एंगल होता है, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। रेडियन होता है। प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा? रेडियन। रेडियन होता है, जिसको आप डिनोट कर सकते हैं RAD शॉर्ट में। शॉर्ट में रेडियन को मैं ऐसे लिखता हूं। रेडियन का एक अलग सा डिफिनेशन मैं आपको दे देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 रेडियन क्या होता है। 1 रेडियन को डिफाइन करना। 1 रेडियन को क्या करना है? डिफाइन करना है। ये सब बेसिक बातें हैं इस चीज को समझने की। 1 रेडियन क्या हो सकता है? तो मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, जो इस प्रकार से एक सर्कल है। सर्कल का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा ना। आई लेट रेडियस ऑफ द सर्कल R। अब क्या करना है, जो रेडियस का नाम है OA, और OA R यूनिट है। कितना यूनिट है? R यूनिट। तो R यूनिट का ही एक आर्क लेना है, वो भी सरकमफेरेंस पर, मतलब परिधि पर। R यूनिट का ही जितना लेंथ का रेडियस होगा उतना ही लेंथ का। तो यहाँ से आपको इस टाइप से मेजर कर लेना है। तो मान लेते कि यहाँ तक ये जो है ना, ये जो आर्क है इसका लेंथ है R यूनिट। कितना यूनिट है? R यूनिट। चलो, ले लिया। ये आपका आर्क मैंने काट लिया R यूनिट का। अब इस आर्क के द्वारा सेंटर पर हमको एंगल बनाना है, एंगल को सबटेंड करना है। तो किसी भी मान के ये आपका लाइन है, इस लाइन के द्वारा अगर कहीं पर एंगल बनाना हो तो इन दोनों किनारों को उससे ज्वाइन करना होगा। तो जैसा कि इस आर्क के एक किनारा तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, एक और ज्वाइन कर देना होगा। तो यहाँ पे जो एंगल बना, इसी एंगल को मैं कहूंगा 1 रेडियन। इसी को मैं क्या कहूंगा? 1 रेडियन। इसी को मैं बोलूंगा 1 रेडियन। 1 के पावर C लिखा हुआ है, 1 रेडियन है। क्या है? 1 रेडियन। सर, ये 1 रेडियन क्यों है? सबसे पहले तो इसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे। इसको मैं प्लेन एंगल बोलूंगा, क्योंकि इस आर्क के दोनों किनारों को यहाँ से मिलाने से जो एंगल बनता है वो प्लेन एंगल होता है। ये प्लेन एंगल है। लेकिन इस प्लेन एंगल को मैं 1 रेडियन इसलिए बोला क्योंकि रेडियस का जितना लेंथ था उतना ही आर्क का लेंथ था। समझ रहे हैं? जैसे थीटा बराबर फिर क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ ऑफ आर्क बटा लेंथ ऑफ रेडियस, यही होता है ना? चलो, लेंथ ऑफ आर्क कितना है? R यूनिट। लेंथ ऑफ रेडियस काटोगे तो 1। समतल कोण कितना निकला? 1। ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। 1 रेडियन है। कितना है? 1। अगर आपसे कोई बोले, कॉन्सेप्ट समझना, ये मत समझना कि गलतों में देखा था, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कुछ खोद के नया घुसा देंगे। समझ रहे ना? थोड़ा सा समझिए। देखो, नया जाएगा
अगर हमको यहाँ पे जो सेंटर वो है, इस सेंटर पे हमको 2 रेडियन का एंगल बनाना है। तो 2 रेडियन का एंगल बनाने के लिए आपको डबल आर्क काटना होगा। अगर रेडियस r यूनिट का है तो 2r यूनिट लेकर के आपको काम करना होगा, आर्क काटना होगा। मतलब इसको आप यहाँ तक काटो ना, ए वाला आर, ठीक ना। तो यहाँ से ये सो एंगल बनेगा ना, एंगल 2 रेडियन का बनेगा। क्यों बनेगा सर? क्योंकि देखो यहाँ पर देखना विद्यार्थी लोग, क्योंकि थीटा बराबर आप जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क 2r है, अब बट्टा क्या है रेडियस, r से r कैंसिल होगा 2 आया ना, समतल कोण 2 आया, यूनिट क्या होता है रेडियन, ये 2 रेडियन है। अगर आपसे कोई बोले कि 2 रेडियन का एंगल बनाना हो सेंटर पे तो क्या करेंगे? फिर ससुरा क्या करना है, डबल लेना है। रेडियस का जितना लेंथ होगा उससे डबल लेंथ लेकर के आप आर्क को काट दो, और वह आर्क जो सेंटर पर एंगल बनाएगा वह बिल्कुल 2 रेडियन बनाएगा। ट्रिपल ले लेंगे 3 रेडियन, थोड़ा थप्पल ले लेंगे होगा कि नहीं होगा? तो आप समझ रहे हैं 1 रेडियन। अगर कोई बोले कि 1 रेडियन का डिफिनेशन दो तो कितना रटोगे? फिजिक्स है पॉसिबल कि रट के रख लोगे? देखा था ना कल बुक फिजिक्स का, वजन करने पर 1.5 किलो है, अगर उसको वजन किया जाए ज्यादा ही हो जाएगा यार 100। तो उस चीज को अगर पकड़ना हो तो समझ करके ही पकड़ सकते हैं, उसको रट करके पॉसिबल नहीं है। चलो तो 1 रेडियन का डिफिनेशन आप टूटी फूटी लैंग्वेज में दे सकते हैं। कहना है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या की लंबाई जितनी हो उतनी लंबाई के उसके परिधि पर चाप काटा जाए तब उस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। सुन लीजिए, वृत्त के लिख भी लेना है, वृत्त के त्रिज्या के बराबर लंबाई का परिधि पर यदि चाप काटा जाए तब उस चाप के द्वारा सेंटर पर बना कोण को 1 रेडियन कहते हैं। रेडियन खत्म, प्लेन एंगल खत्म। लेकिन यार प्लेन एंगल का इसमें रोल बहुत कम है, इसमें रोल है सॉलिड एंगल का। क्योंकि सॉलिड एंगल अगर आप समझ गए तो गॉस थ्योरम समझ गए। आज हम गॉस थ्योरम प्रूव कर देंगे आप लोग के लिए। समझ रहे ना? गॉस थ्योरम आप लोग प्रूव भी किए थे एक बार, याद है? आप लोग किए थे, लेकिन यार वो मजा नहीं है जो अब गॉस थ्योरम से पहले कुछ बहुत सारे बातें जो बाबू कल बोला था कि सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप छोड़े। अरे यार मैं छोड़ूं, ऐसा हो नहीं सकता। हम पर ऐसे अंगुली उठाने वाला सोच ले पहले कि अभी छोड़ा नहीं है, अभी तो क्लास चल ही रहा है ना, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म कहाँ हुआ? जब खत्म हो जाए तब हरियाणा तो और मान में कुछ सवाल है वो हम ही लाएंगे कि देखो हम इसको छोड़ दिए। आप लोग कहेंगे ना सर हो गया है, लेकिन फिर भी हम लाएंगे ये हो गया। चलो हो गया, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा कैमरा फोकस करेंगे, ठीक है ना? पॉज कर। चलो आप लोग प्लेन एंगल को देखिए, अब हम लोग देखेंगे सॉलिड एंगल। क्या देखेंगे? सॉलिड। कल का क्लास 32 मिनट का था, बातचीत नहीं होगी तो 32 मिनट 10 मिनट में बदल सकता है, क्योंकि बात तो बनाना नहीं है। चलो सॉलिड एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आप क्या कहते हैं? ठोस कोण, ठीक ना? अब ये ठोस कोण क्या होता है बहुत बढ़िया से समझेंगे। ठोस कोण का निर्माण मतलब सॉलिड एंगल का जो निर्माण होगा, सॉलिड एंगल का निर्माण आई मीन फॉर्मेशन सरफेस के द्वारा होगा। किसके द्वारा? सरफेस के द्वारा होता है। बट प्लेन एंगल का निर्माण एक लाइन के द्वारा होता है, नहीं? अब लाइन चाहे जैसा रहे, सीधा रहे चाहे लेकिन लाइन के द्वारा होता है। सॉलिड एंगल का निर्माण किसके द्वारा होगा? सरफेस। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इट इज योर सरफेस हो गया। आपका सरफेस का कुछ ना कुछ एरिया होगा, बिना एरिया का कोई सरफेस ही रहेगा, समझना लग जाता है। अब यहाँ पर है ओ यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक ना? अब क्या करना है? सरफेस में 4 कॉर्नर पॉइंट है, प्रैक्टिस करना घर वापी, ठीक ना? कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ही करना है ना। का डर लगो हमरा से तो बाबू ना लगता ना लगता है कर डर सपना में घुस के मारे वाला हम जान कहीं सपना में ध्यान चलो यहाँ पर आइए। चलो इस सारे कॉर्नर पॉइंट को मैं मिला दिया। उसके बाद आपको करना क्या है? ये सेंटर इसको मानना है और बेटर रहेगा 1 यूनिट का ही आप रेडियस लीजिए, बेटर रहेगा 1 यूनिट का रेडियस लेकर के एक स्फीयर ड्रा कर दीजिए।
मैं कुछ ऐसा स्फीयर ड्रा कर दिया, कर दिया ना, Yes, sir. स्फीयर है मेरा स्फीयर, ये आपका नहीं मेरा है। अब देखो कि अच्छा ये फिगर कैसा दिख रहा था यार, एकदम बिल्कुल कोण की तरह, क्योंकि मैं कल भी बताया था आप लोगों को कि अगर ये आपका सरफेस है और यहाँ पर एक पॉइंट को जूम करना, सोचना यहाँ पे पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट 4 गो है, इसको भी मैं ऐसे मिलाया, ऐसे समझ ना, शंकु बन जाता है, तो यही शंकु है। और ये जो सेंटर है जहाँ पर आप मिलाए थे, ज्वाइन किए थे, उस पॉइंट को आपको मानना सेंटर, और सेंटर मानने के बाद आप 1 यूनिट का रेडियस लेकर के एक स्फीयर, सर्कल मत सोचना यार, स्फीयर ड्रा करना। जैसे आप स्फीयर ड्रा करोगे तो देखो कि स्फीयर का इतना जो पार्ट है वो कोण के अंदर है, कोण मतलब शंकु, कोण के अंदर है कि नहीं है, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इस ये जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसी को मैं सॉलिड एंगल बोलता हूँ, सॉलिड एंगल, जिसको आप ओमेगा से सूचित करते हो, क्या से, ओमेगा से आप सूचित करते हो, राइट, जिसको आप ओमेगा बोल रहे हो। सॉलिड एंगल को किससे सूचित करोगे, ओमेगा से। और एक चीज याद रखिएगा, चलो ये आपका स्फीयर है, तो मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक और फिगर ड्रा कर दूं, या चलो ना इसी पर काम कर लेते हैं। मान लेते हैं थोड़ा देरी के लिए, इसको मैं नहीं करता, इसका तो रेडियस 1 यूनिट का है ना, कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का इसका। एक मैं स्फीयर ले लेता हूँ जिसका कुछ ना कुछ रेडियस ले लेता हूँ r, कितना ले लेता हूँ r, इसका एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर, इसका r है, ये स्फीयर है, और स्फीयर का रेडियस कितना है, r, स्फीयर का रेडियस कितना है, तो स्फीयर का रेडियस r है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। 9th क्लास में पढ़े थे गोला के संपूर्ण पृष्ठ, क्या है, संपूर्ण है ना, वही 4 पाई r स्क्वायर, चाहे वक्र पृष्ठ बोले चाहे संपूर्ण पृष्ठ बोले, एक ही होता है स्फीयर के लिए, 4 पाई r स्क्वायर। मान लेते हैं कि इसका एरिया जो है a है, क्या है, a, यहाँ से आया 4 पाई, यहाँ से हम r स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं एरिया में, बच गया क्या, 4 पाई, इट इज कॉल्ड ओमेगा। इसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, ओमेगा, इसी को मैं ओमेगा कह रहा हूँ। ओमेगा में किसको बोला, बोलो, ओमेगा बोला a बटा r स्क्वायर, और मैं बोला ओमेगा क्या है, बोलो, सॉलिड एंगल की प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल का फार्मूला a बटा r स्क्वायर, a बटा r स्क्वायर, हो गया स्फीयर का एरिया, और r हो गया रेडियस, हुआ कि नहीं हुआ, बाबू, आप तो पूरा समझते हैं, ऐसा मेरे क्या करता हूँ ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पैसा वैसा दे दिया है ना, नहीं दिया है बाबू, बिना दे अगर एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए तो रिजल्ट हो गया, एक के बाद ए, सपना नहीं आएगा, ये भावेल है, समझ लो, भावेल है, अगर भावेल चाहिए हवाई भी भावेल है, अगला भावेल है, चलो, तो ओमेगा बराबर क्या, बोलो बोलो, a बटा r स्क्वायर, ओमेगा का फार्मूला a बटा r स्क्वायर, मतलब स्फीयर का एरिया तथा स्फीयर के रेडियस का स्क्वायर का रेशियो क्या कहलाएगा, ओमेगा, ओमेगा जिसको आप क्या कहते हो, सॉलिड एंगल। अगर मैं सलूं उस सॉलिड एंगल का मैं यूनिट अगर निकालूं, सॉलिड एंगल का यूनिट, देखो नाक नहीं कटना चाहिए, ठीक ना, सॉलिड एंगल का यूनिट अगर चले उस फार्मूला से a बटा r स्क्वायर, एरिया है ना, एरिया का मीटर स्क्वायर, दूरी का मीटर 2 है तो मीटर स्क्वायर कट गया 1 ना, सर कोई यूनिट नहीं होता है ओमेगा का अकॉर्डिंग टू दिस मतलब फार्मूला, लेकिन फिर भी लोग क्या मानते हैं, अब सवाल है कि क्यों मानते हैं, आइडेंटिफाई के लिए, पहचान के लिए कि सॉलिड एंगल है। अगर मैं बात करूं कि बेटा यह जो एंगल है, ये जो एंगल है, तो लोगों को अगर मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 2 बन रहा है, अगर मैं डिग्री बोल दिया कि यहाँ पर एंगल 2 डिग्री का बन रहा है, तब विद्यार्थी लोग सोचता है कि वो ज्योमेट्री की बात हो रही होगी, लेकिन अगर हम जहां कहें कि 2 ऑस्ट्रेलियन का कोण बना तो समझ आएगी वो ठोस कोण की बात हो रही है, सिर्फ पहचान के लिए रेडियन और ऑस्ट्रेलियन लिखा गया है, ठीक ना। अगर आप समतल कोण का भी देखें ना तो थीटा बराबर l बटा r, ऊपर है चाप की लंबाई, लंबाई के मीटर, त्रिज्या का मीटर, कटेगा 1, इसका भी कुछ यूनिट नहीं है, प्लेन एंगल का भी, फिर भी लोग रेडियन मानते हैं फॉर आइडेंटिफाई, पहचान के लिए क्या मानते हैं, रेडियन, जिसको r d लिखते हो। तो सिमिलरली आप सॉलिड एंगल का जो मानोगे यूनिट वो क्या मानोगे, ऑस्ट्रेलियन, और दिस सिंबल ऑफ ऑस्ट्रेलियन।
देखो मैं हूँ क्या बात है। आई एम द यूनिट ऑफ दिस सॉलिड एंगल। चलो तो ए हो जाता है आपको, तो दिमाग में आप यहाँ तक पहुँच गए, कहाँ तक गया? सॉलिड एंगल समझा। सॉलिड एंगल प्लेन के द्वारा नहीं बल्कि सरफेस के द्वारा बनेगा। सरफेस से उसको ज्वाइन करना है कॉर्नर पॉइंट को, फिर 1 यूनिट के रेडियस लेकर स्फीयर ड्रा करना है। तो देखें कि स्फीयर का कुछ पार्ट इस कोन के अंदर गया, जो पार्ट गया वही है ओमेगा। ठीक है, चलो ओमेगा का फॉर्मूला है बेटा, कैमरामैन फोकस करेंगे। चलो ध्यान देना, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आइए बउआ, अब हम लोग बहुत ही बढ़िया काम करेंगे। इसके पिछले वाला क्लास में हो सकता है आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब मैं वीडियो को वॉच कर रहा था तो हमने देखा कि अगर इस टाइप से बता दिया जाए तो शायद तनिक भी प्रॉब्लम ना होगा। मैं वीडियो इसीलिए अपने वीडियो को वॉच करता हूँ ताकि उसमें एरर निकले, त्रुटि निकले, समझ है ना। त्रुटियां निकाला और देखना अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। हो गया सर, बिल्कुल दिक्कत हो गई है, दिक्कत तो होना ही था ना, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना वो आ जाएगा। चलो यहाँ पर मैं एक स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर है रेडियस, आप इसको सर्कल नहीं समझेंगे। ये क्या है मेरा स्फीयर, बोले तो गोल, क्या है गोला। लेट कर लेते हैं कि जो गोला है एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ ध्यान देना तो नहीं, एरिया ऑफ स्फीयर इज ए, इसका क्षेत्रफल कितना है और इस पर हम बहुत सारा कट करेंगे, गोला का टुकड़ा। यहाँ से मैं वो कट किया ना, ये कट किया। देखना डरना मत तुम लोग, जब पूरा का एरिया ये है तो इसका भी कुछ एरिया होगा। और इस छोटा सा कट को बोलते हैं एरिया एलिमेंट। एरिया यार बिल्कुल डाउट क्लियर करके पढ़ाता हूँ। आप बगल में ही इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, बगल में ही इंस्टीट्यूट आप चला सकते हैं मेरे द्वारा दिया गया नोट से। बेरोजगार नहीं बैठिएगा। ये जो आपका ये एरिया एलिमेंट है मतलब क्षेत्रफल, क्या इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। इसका भी कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल होगा ना टुकड़ा का। तो आई लेट एरिया ऑफ दिस एरिया एलिमेंट इज डी, क्या यहाँ पर मेरा सेंटर है ओ। अब इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, कर दिया ज्वाइंट। चलिए इस प्रकार से ज्वाइंट कर दिया। और यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अभी बस इतना ही रखना, अभी इतना ही रखना, ठीक ना। चलो फिर मैं एक और अल्पांश काटा सकला के काट रहे हैं। अब इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा ना इस अल्पांश का, मान लेते हैं DA2 है और ये भी सेंटर पर कुछ एंगल सबटेंड करेगा ना। एगो तो मिला दिए हैं, एगो और मिलाना है सनम, ठीक है। चलो आगे देखो, इस प्रकार से एक और अल्पांश ले लिया। क्या दिक्कत है अल्पांश लेने, ठीक ना। इस अल्पांश का भी कुछ एरिया होगा ना। आई लेट दिस एरिया इज DA3, इसका भी कुछ यहाँ पर एंगल बनेगा ना। एक और मैं और ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। चलिए समझे, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। आई लेट दिस एरिया A4, कितना D, छोटा सा एरिया इसलिए D लगा रहा हूँ। अब ये भी तो कुछ एंगल सबटेंड करेगा। एक मैं अभी तो कौन सा ये देंगे, चलो इसका भी कुछ होगा ना। तो मान लेता हूँ कि इसका एरिया है DA5, ये तो कुछ बनाएगा। और एक मैं और ले लिया, ये वाला एरिया, ठीक ना। इसका भी DA6 होगा और ये भी कुछ बनाएगा यहाँ पे। अभी नहीं ठोस कोण बना है, अभी ठोस कोण कैसे बनेगा, अभी तो इसको सेंटर मान के 1 यूनिट रेडियस लेकर स्फीयर ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, ले ड्रा कर दिए। देखो अब ये जो क्षेत्रफल था इसके बीच में देखो ये वाला पार्ट गया, इसको ठोस कोण बोलेंगे, इसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। बट ये सॉलिड एंगल इसके द्वारा बना हुआ है, इसको मैं D ओमेगा 1 कहेंगे। सिमिलरली यह D ओमेगा 2 है हुआ, सिमिलरली यह D ओमेगा 3 होगा, एंड दिस D ओमेगा 4 होगा, एंड दिस D ओमेगा 5 एंड दिस होगा। ध्यान देना। अब D ओमेगा 1 मतलब ये वाला एरिया, प्लस ये वाला एरिया, अब प्लस ये वाला एरिया D ओमेगा 3, अब प्लस ये वाला एरिया D ओमेगा 4, फिर से काट के फिर से जोड़े चाहिए। ये तो काम करना है। D ओमेगा 5 प्लस D ओमेगा 6 बराबर
डी ओमेगा 1 जो सॉलिड एंगल है वो किस अल्पांश के द्वारा बना है? DA1 प्लस DA2 प्लस DA3 प्लस DA4 प्लस DA5 DA6। अब तुम समझो यार क्या किया था, पूरा स्फीयर में करीब टुकड़ा था सब, ऐसा टुकड़ा फिर से मिला हुआ है। देखो हम इसको 6 टुकड़ा में डिवाइड किया, 6 टुकड़ा के फिर जोड़ देंगे तो क्षेत्रफल में कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। जैसे पहले ये स्फीयर का क्षेत्रफल कितना था 1, उसी को हम 6 टुकड़ा में बांट दिए, अब फिर से जोड़ दिए तो फिर से तो क्षेत्रफल है। तो पूरा के बदले में क्या लिख सकता हूँ? बोलो। अभी अंदर में जो आप 1 यूनिट लेकर के स्फीयर ड्रा किए थे, उस स्फीयर को भी तो आप 6 पार्ट में डिवाइड किए, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ऐसा किया ना सर। अब फिर से आप सबके जोड़िए दिए तो फिर से इसका एरिया निकल गया। तो इसका एरिया क्या गोला है ना, गोला का क्षेत्रफल 4 पाई R1 है ना, तो आ गया ये बराबर 4 पाई ऑस्ट्रेलियन, 4 पाई। दिमाग में रख लीजिए कि एक संपूर्ण गोला के द्वारा सेंटर पर 4 पाई ऑस्ट्रेलियन का सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई ऑस्ट्रेलियन का सॉलिड एंगल बनेगा डिग्री में बोले तो 720 डिग्री। क्या मजा आया वाला में? बिल्कुल ब्रेक कर दिए कि 3 गो लिए थे तो तोनी के लगा कि यार 3 गो है, पूरा को देखो कितना अच्छा फिगर बन गया ना। गलती से बन गया, अगर कहा दे कैसे बनाओ तो नहीं पॉसिबल। चलो ध्यान देना। अब जो हम लोग काम करेंगे वो बहुत ही लाजवाब, शानदार, मजेदार होगी क्योंकि उसका कनेक्शन डायरेक्ट जो हेडिंग है उससे है, आई मीन गॉस थ्योरम से, ठीक ना। मैं एक फार्मूला को डेरिवेशंस करूंगा, डिराइव करूंगा। जो फार्मूला है डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा पीछे मैंने क्या बताया, ओमेगा बराबर A बटा R²। अगर मैं ऐसे ले लूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है आपका स्फीयर, क्या है आपका स्फीयर का सेंटर है। स्फीयर पर मैं एक अल्पांश ले लिया, अल्पांश में एरिया एलिमेंट, और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं DA। ये अल्पांश का कुछ ना कुछ एरिया होगा, और इसको मैं इस तरीका से ज्वाइंट किया, और ज्वाइंट करने के बाद अंदर में सेंटर को मैंने सेंटर मानते हुए 1 यूनिट लेकर के स्फीयर फिर से ड्रा किया। तो स्फीयर का कुछ पार्ट गया कि नहीं गया? इस वाला पार्ट को मैं क्या बोलूं, ओमेगा के डी ओमेगा? डी ओमेगा, क्योंकि DA के द्वारा बना है, इट इज डी ओमेगा। अगर मैं बोलूंगा कि डी ओमेगा का फार्मूला बताओ, तो डी ओमेगा सोचेंगे कि सॉलिड एंगल का फार्मूला यदि पूछ रहे हैं तो पूछेंगे कि बाबू कौन सा एरिया के द्वारा बना है, तो DA, तो DA ऊपर रहेगा। अब बटा ये वाला रेडियस, बड़का स्क्वायर है उसका रेडियस, मान लेते हैं उसका रेडियस R है तो उसका स्क्वायर करना होगा ना, डी ओमेगा बराबर DA बटा R²। ये हो गया। लेकिन न्यू फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, डी ओमेगा बराबर DA बटा R²। देखना बहुत ही लाजवाब से तरीका से उसको भी प्रूव करेंगे, क्योंकि मैं देखा हूं तो लगा कि इस टाइप से होना चाहिए। चलो आप देखो बाबू लोग समझना, अभी भी तो सही चल रहा होगा, अभी सही चल रहा होगा, क्योंकि जानते हो जब लाइट कम हो जाती है ना तो और ज्यादा हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैमरा पर ज्यादा लोड हो जाता है, फोकस करना पड़ता है ना, बेचारा सीलियरी मांसपेशियों का खराब हो जाता है। ध्यान देना। चलो आगे काम करते हैं। अब ध्यान देना, गॉस थ्योरम में इतना बात, हम लोग आगे चलते हैं कुछ फार्मूला पर। इस फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, डी ओमेगा बराबर DA cos थीटा बटा R²। देखना मैं इस अल्पांश को मैं यूं कर रहा हूं, कर दिया, यूं ले आया। इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, एरिया लेट कर लेते हैं DA, और इस एरिया को मैं वेक्टर मान के चल रहा हूं। एरिया को मैं क्या मान के चल रहा हूं, तो इसका डायरेक्शन तो होगा सर, कॉपी देना। तो ध्यान देना बाबू कैसा मैं कर रहा हूँ, काला पेन में रखता है लड़का में, ध्यान रखना बाबू। ऐसे है ना अल्पांश, ऐसा अल्पांश का एरिया कितना DA। ये बाबू आप लोग सोच रहे होंगे कि एरिया तो वेक्टर नहीं स्केलर है, लेकिन फिर भी वेक्टर मानना है, पूरा फिजिक्स वेक्टर मान के चलना है, पूरा फिजिक्स क्या मानना है वेक्टर। उसका मैं डायरेक्शन दे दूंगा, तो डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से रहेगा। डायरेक्शन उस प्रकार से ले लेता हूँ डायरेक्शन, तो देखो इसका मैं डायरेक्शन इस प्रकार से लूंगा, ये DA है तो ये वेक्टर DA, और यहाँ पर एक मैं पॉइंट ले लिया O, एक पॉइंट ले लिया O, और वो इसलिए लिया ताकि मैं जानना चाहता हूँ कि यह अल्पांश इस पर कितना सॉलिड एंगल बनाता है, ठीक ना। सबसे पहले मैं इसको मिला देता हूँ, ऐसे बोलो मिला दिया, इस प्रकार से मिला दिया। यहाँ पर O डैश है,
अब क्या करूंगा, यहाँ पर आप सॉलिड एंगल बनाना चाहते हैं इस अल्फांस के द्वारा, इस एरिया एलिमेंट के द्वारा, तो कैसे बनाते थे? इस एरिया एलिमेंट के दोनों छोर को मिलाते थे। देखना यार। हाँ सर। चलो मैंने मिला दिया इस प्रकार से, मिला दिया। Yes, sir. अभी भी सॉलिड एंगल नहीं बना है। नहीं, sir. यहाँ पर जाओ, सेंटर मानो और 1 यूनिट लेकर का स्फीयर ड्रा करो, तो यूं कर दिया, किया? Yes, sir. अंदर में वो गया। Yes, sir. यही तो है यार। इसको मैं ओमेगा बोलूं कि डी ओमेगा के डी थीटा? ओमेगा। Yes, sir. दिस इज डी ओमेगा, यही है सॉलिड एंगल। लेकिन सर आप तो फार्मूला बोल रहे थे। चलो ए वाला जो डिस्टेंस है ना वो Yes, sir. डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस कितना है? R। अब ध्यान देना, पूरा बात आपको मैं समझा रहा हूँ। अच्छा वेक्टर ये है ना? Yes, sir. अच्छा आप लोग को क्या पता है? तो चलो हम आइडिया सीखें जो मैं बता रहा हूँ। इंसान को डेली सीखना चाहिए, ठीक ना? ये है वेक्टर ए, तो दिस इज ए। तो ई हो गया इसका परिमाण ना? Yes, sir. परिमाण ना? Yes, sir. ये वेक्टर डी है, तो वेक्टर डी कहीं ना परिमाण है। Yes, sir. पर में देखो ना। हाँ, sir. तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये कैसे निकाल देते हो रे जगह जगह। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना बाबू। ये सो वेक्टर डीए है, वेक्टर डीए का मैं कंपोनेंट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? Component। तो जिसे देखो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ये है डीए हाँ सर। और ये वाला यहाँ पर थीटा है। ये वाला कोण को मैं मान लेता हूँ थीटा, ये वाला कोण को मैं मान लेता हूँ। अब बताओ कि इसका दो कंपोनेंट है, वो ये है और ये वो ये है। हाँ सर। तो चूंकि ये वाला कंपोनेंट इसके साथ कोण बना रहा है ना, तो इसका मान कैसे निकालते हो? ये बाबूजी हो गए, तब बाबूजी का परिमाण cos थीटा। अगर इसका मैं आंसर निकालने के लिए बोलूं तो क्या करते हो? ये डीए है और इसके साथ आता है साइन। याद है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी में मैं किया हूँ। ये हो गया ना आपका वेक्टर डीए। और फिर से मैं ये वो आपको एज्यूम करके इधर दिखा रहा हूँ कि वेक्टर डीए है और ये आपका ये है और आपका ये है। चलो ये हो गया आपका बाबूजी हो गए। अब बाबूजी को मैं तोड़ दिया दो भाग में, बड़का लड़का छोटा। तो बड़का लड़का चूंकि पापा का साथ कौन बना रहा है, तो हो जाएगा इसका बाबूजी के मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, वेक्टर डीए को मैं यूं करके इस कंपोनेंट पर ऐसे टर्न कर दिया और वेक्टर डीए को मैं यहाँ पर ले आया। तो जब यहाँ पर आप ले आए तो उसका मान हो जाएगा वेक्टर डीए cos थीटा, वेक्टर डीए cos थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अब देखना, जब तुम अमेजिंग करना होगा कि जब तुम इसको ऐसे डायरेक्शन था इसका, शुरू में डायरेक्शन ऐसे था इसका, अब जब तुमको इसको ऐसे घुमा देगा तो ये ना घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा? ऐसे है तो इसका डायरेक्शन इस प्रकार से घूम जाएगा। तो देखो कैसा फिगर आपको दिखेगा। तो फिगर में दिखाने के लिए क्या किया था कि इसको रेडियस मान के स्फीयर ड्रा किया, याद है? यस सर। इस प्रकार से आपको स्फीयर ड्रा कर देना है, ऐसे कर दिया। Yes, sir. और यही आपको दिखाई देगा। यही क्या दिखाई देगा। और ये हो गया, इसको मैं घुमा करके यहाँ ले आई थी, हो गया वेक्टर डीए cos थीटा। इसका परिमाण नहीं इसका क्षेत्रफल होगा। Yes, sir. इसका परिमाण कितना है बोलो? डीए cos थीटा। थीटा ना। Yes, sir. बस यही तो काम किए थे कल हम। यही काम किए थे, क्योंकि देखो इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका परिमाण। उसी प्रकार से मैं इसको क्यों टर्न कर दिया, तो ये हो गया डीए cos थीटा में सेंस हो गया। तो इसका परिमाण, इसका क्षेत्रफल हो गया नैका का, नैका कंपोनेंट का, नैका एरिया एलिमेंट का। अब क्या करूंगा मैं, इस एरिया एलिमेंट के द्वारा, ये वाला जो एरिया एलिमेंट है, ये डॉट वाला जो एरिया एलिमेंट है, इसके द्वारा मैं देखता हूँ कि सॉलिड एंगल जो बना है, देखो ना बिल्कुल बना हुआ है, देखो बना है। तो ये डी ओमेगा निकालता हूँ। तो डी ओमेगा कैसे निकलता है? ओमेगा डी ओमेगा का सूत्र जिससे द्वारा वो बना है, तो किससे द्वारा बना है? नैका से द्वारा बना है। तो क्या है? डीए cos थीटा है, बटा रेडियस ना। खींचे थे तो कितना रेडियस लेंगे? हमारा स्क्वायर करेंगे ना। यही फार्मूला है, डी ओमेगा बराबर डीए cos थीटा बटा। अगर समझे हैं बेबी माने बच्चा होता है, अगर समझे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे याद कर लो। डी ओमेगा बराबर डीए cos थीटा बराबर, सपोर्ट किया ना? अरे याद कर लो, डी ओमेगा बराबर डीए cos थीटा बटा। अगर एक स्फीयर है गोला, पूछेगा सवाल करता वहां पर रेडी में, एक गोला है, उस गोला के संपूर्ण पृष्ठ के द्वारा सेंटर पर बना कितना ठोस कोण होता था? 4 पाई डिग्री में पूछे तो 700। इसकी पिछले मतलब ये दैनिक होता था। उसके बाद आज हम लोग चलते वहां पे, वहां से जाने से पहले थोड़ा सा एक और बात रह गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप लोगों ने चलो अब सो आप लोगों का जो सवाल आएगा वो आएगा, सवाल नहीं आएगा,
टॉपिक आएगा जो आपका टॉपिक है। क्या बेटा फोन चलाए हो क्या? चला ला, देख ला मैं चलो ऊपर से खींची तो आए भाई। सर अमन बोल रहा है सर से बात करना। कौन सर? आपको हमरा से बात करेगा? चलो उसको आइए अब हम लोग चलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ओर। ये बहुत ही जोरदार है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको आप कहते हैं विद्युत फ्लक्स। यार ये सवाल निश्चित है 2024 में अनिश्चित था, 25 में निश्चित है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है? सबसे पहले तो यहाँ थिंकिंग बॉक्स में समझेंगे। विद्युत फ्लक्स को फाई लिखेंगे, फाई और नीचे में ई। फाई से सिर्फ फ्लक्स होता है, फाई फ्लक्स, फाई फ्लक्स, लेकिन ई लगाने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। इससे क्या हो गया? क्योंकि आगे से जाओगे तो चुंबकीय फ्लक्स पढ़ा लेंगे, तब फाई से सिर्फ ना जानेंगे, इसलिए यहाँ पर लगा देंगे एमजी, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या लगा देंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई से डेढ़ बुक लिखता है सिर्फ फाई, तो फाई से सिर्फ नहीं समझते हैं सब भाई, इसलिए मैं लिख देता हूँ फाई ई, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो है मेरा एक समरूप विद्युत क्षेत्र, जो आप जानते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं दूसरे के पैरेलल, बोलो दूसरे के और इक्वल दूरी पर, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। याद करिए कि जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा वह बिल्कुल उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वह एक दूसरे के पैरेलल होगा और क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे ना। पूछता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र की क्वालिटी बताइए, विशेषता। क्या विशेषता? उसमें समरूप जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वह एक दूसरे के समांतर होती है और समान होती है, तो उसका स्पेशलिटीज है ना। आइए अब इसमें क्या करेंगे बाबू, इसमें हमें वो सरफेस को जाकर के रख देंगे। सरफेस मतलब सतह। सतह को मैं कुछ इस प्रकार से रख दिया, ध्यान दीजिए, सतह को रख दिया इस प्रकार से, ठीक ना? बोलो रखा। इस प्रकार सरफेस का नाम बोलना एबीसी और एबीसीडी, एबीसीडी, ठीक है। चलो ये इसमें अच्छी बताओ, इस अल्पांश ये जो आपका सरफेस है, सरफेस को मैं कहाँ रखा बोले तो? समरूप विद्युत क्षेत्र में ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। ऐसा सभी नहीं है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है बार बार, वो अनयूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हो सकता है। उससे क्या मतलब है समझाना है। अब ये जो सरफेस है इसको मैं इस प्रकार से रखा है, सरफेस का कुछ एरिया होगा ना, और एरिया मान लेते हैं कि ए है। क्या है? ए। और उसका डायरेक्शन ए है, उसका डायरेक्शन जो है उसका डायरेक्शन ए का डायरेक्शन, वेक्टर ए का, ठीक ना, वेक्टर ए का डायरेक्शन। और ये जो आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है कि नहीं है? अरे किसका डायरेक्शन है? और ये हो गया आपका जो सरफेस, उस सरफेस का जो एरिया है उस एरिया का डायरेक्शन है, ठीक ना। और एक इसका डायरेक्शन है, बोलो विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र का। बताओ विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के साथ ये जो है कुछ एंगल बना रहा है, इस एंगल को मैं नाम लेता हूँ थीटा। क्या नाम लेता हूँ? थीटा। मैंने बता दिया उसको थीटा। अब क्या करोगे बउआ, बहुत बढ़िया चीज है, विद्युत क्षेत्र जो है और ये जो सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर, उसका जो एरिया है, उसका जो वेक्टर, एरिया वेक्टर, उन दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे। क्या करोगे? डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर दो टाइप्स के होता ना है, डॉट और प्रोडक्ट कितने टाइप्स का होता है? एगो गुड प्रोडक्ट, एगो बैड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट माने वस्तु होता है, हाँ प्रोडक्ट माने गुणनफल होता है। दो टाइप से होता है, एगो डॉट प्रोडक्ट और दूसरा का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं कौन प्रोडक्ट किया? डॉट प्रोडक्ट। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलो सिंपल है, अरे बोल रहे हैं, इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेक्टर ई डॉट वेक्टर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर, वेक्टर ई डॉट वेक्टर। अभी वीडियो को छोड़ना नहीं है और आप लोग अभी हार मानना नहीं, अभी इसके आगे बहुत चीज है। अभी चलो अब आप बताओ कि क्लास 11 जब किए होंगे तो दो वेक्टर का डॉट का आंसर ए बी cos थीटा था। सिमिलरली अगर इसको तोड़ेंगे तो ये cos थीटा, ये cos थीटा। यही हो गया फॉर्मूला।
ये cos थीटा फार्मूला हो गया किसका? विद्युत फ्लक्स का। वहाँ पर परिभाषित करना होता है, कहता है कि विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करें, इसमें संमात्रक लिखें, बीमा लिखें, अरे फार्मूला आ गया तो सब लिख देंगे। बोलो तो परिभाषा क्या होगा? तो ध्यान देना, परिभाषा सुन लो। विद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में वेक्टर ई तथा सतह का क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए का अदिश गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स सूचित क्या से करेंगे? क्या होगा? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अच्छा आप लोग जब पढ़े होंगे, देखो मैं पूरा बात क्लियर कर रहा हूँ, जब आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। माने जब दो वेक्टर को जब क्रॉस निकालोगे ना तो जो आंसर आएगा ये भी sin थीटा इंटू है, तो ये क्रॉस जो निकल के आती है वो भी एक सदिश होता है, लेकिन जब डॉट निकालते हैं तो अदिश होती है। और चूंकि हम दोनों के डॉट को ही बोल रहे हैं विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक ना बाबू? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, ये आपका हो गया अदिश राशि। फार्मूला आप बोलो, पाई बराबर ये cos थीटा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। चलो अगर मैं चलूं इसका ऐसा यूनिट पर, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्या हो सकता है? इसका ऐसा यूनिट है, बहुत सिंपल फार्मूला रेडी है तीव्रता का। अरे दीपाली क्या होगा तीव्रता का मात्रक बाबू? न्यूटन प्रति कूलम। इसका एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। cos थीटा का क्या होगा? cos थीटा का यूनिट क्या होगा? बोलो कि ना होगा सर? कांस्टेंट है ना रे, तो कांस्टेंट का यूनिट होगा, तो निकल के आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति आ गया। ये वो यूनिट ये भी हो गया, ठीक ना? ध्यान रखना ये भी वो यूनिट हो गया। अच्छा एक और हम आप लोगों को बताते हैं, तीव्रता के एक और मात्रक बताए, याद है? बोलो वोल्ट प्रति मीटर गुना ई क्या एरिया? एरिया में क्या होता है? मीटर। एगो से एगो वोल्ट मीटर, ये भी यूनिट है, तो दो यूनिट निकल के आया वोल्ट। यही आपसे सवाल करता है, ज्यादातर इस यूनिट को देता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट जब आपको ऑब्जेक्टिव देगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम को कम और इसको ज्यादा देगा, ठीक ना? वोल्ट मीटर को तो क्या दिक्कत है? वोल्ट प्रति मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड छुट्टी हो गया, अब वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कुछ समझ में आ रही है? अच्छा अब हम लोग जब डायमेंशन इसका कैलकुलेट करें तो क्या होगा? चलो डायमेंशन के लिए कमर कस लो आप। डायमेंशन इसका क्या हो सकता है? डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो सकता है? डायमेंशन बताएगा? खड़ा होगा नहीं है डायमेंशन यार, खड़ा होगा डायमेंशन याद है? बोलो तीव्रता का डायमेंशन बोलो। नहीं याद है? थोड़ा याद है बाबू दिवाली तीव्रता का डायमेंशन? तीव्रता का डायमेंशन निकाल के बता सकते हैं? निकाल के बताओ डायमेंशन, निकाल के बताओ डायमेंशन। याद है? याद है? घोर इंसल्ट है, रॉकी को याद है? बोलो बाबू। मैं तो बबली बता सकते कर बैठा, बता दो। हाँ सर नहीं याद है? किसका बता रहे? क्या बता रहे? एम एल हाँ एम एल इनवर्स 2 एम एल इनवर्स हाँ टी इनवर्स 2 यही है। ये इनवर्स 1 हाँ अरे चलो ध्यान दो। चलो तीव्रता का फार्मूला वेक्टर ए बटा क्यू ना बदला के एम एल टी इनवर्स 2 अब इसका एटी तो हो गया एम एल। देखो ना क्या है एटी, तो एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 3 कौन है? तुम्हारा ना है, बाकी दोनों का देख रहे हैं ना। चलो बैठ जाइए। कितना अच्छा डायमेंशन बता दिए आप लोग। ये डायमेंशन लिख दो तो नंबर भरपूर मिल जाए, ठीक ना? चलो टोटल डायमेंशन तीव्रता का जो निकल के आया नहीं पढ़ते हैं। एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1 ये तो तीव्रता का हुआ ना, एरिया का होगा एल स्क्वायर, तो आ गया एम एल क्यू क्यू ना टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 1। इसका डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला सिर्फ याद रखना, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ये cos थीटा और
देख रहे हैं ना सब चीज, आपको वोल्ट मीटर इसका यूनिट है और एक यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बहुत बढ़िया है आप लोग। चलो ठीक है, इसको पॉज कर लो, आप लोग लिखो इसको, दिखा रहे ना। हो गया सर। आओ बाबू देखना, आप लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला जानेंगे, वेक्टर ई डॉट वेक्टर। कोई टीचर्स आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है इसका एरिया डीए माना होगा, इसका एरिया कितना माना होगा, तो डीए माना होगा, तो इसका जो सरफेस होगा इतना बड़ा नहीं होगा, उसका छोटा सा सरफेस होगा, तो छोटा सा सरफेस का छोटा सा क्षेत्रफल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तोड़ेंगे तो डीए cos थीटा, ए वाला का मैग्नीट्यूड, ए वाला का मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा, और इसको तोड़ोगे तो क्या होगा, बोलो ये cos थीटा, बोलो सही है। ऐसे यार क्या होता, ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं, समझना सब विद्यार्थी, क्योंकि क्वेश्चंस करता है घुमा के, क्वेश्चन करता है घुमा के। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन हो गया, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, वेक्टर ई का डायरेक्शन आता है, और ये है मेरा सरफेस, ये मेरा क्या है सरफेस, और इस सरफेस को मैं रियल डिफिनेशन आप लोग नहीं जानते, अभी तक मैंने आप लोगों को बताया, जो डिफिनेशन क्या बताया कि विद्युत क्षेत्र क्वेश्चन वेक्टर तथा क्षेत्रफल सदिश क्वेश्चन वेक्टर का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। लेकिन रियल डिफिनेशन क्या है, वो तो यार क्या है, वो पता नहीं चल रहा, आपको भी नहीं चल रहा होगा, हमको चल रहा है। ये सरफेस है, कहने का मतलब है कि सरफेस को, और ये समझना कि जल बह रही है, इस डायरेक्शन में जल बह रही है, जल को रोकना है, और ये मेरा सेटल है, तो सेटल को ऐसे लगाएंगे तो पानी रुक के जाते नहीं, ना पाएगा। अच्छा, सेटल ऐसे लगेगा तो मैक्सिमम वाटर को रोक लेगा, रुकेगा, वही बात है। जैसे आपका सरफेस है, इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, और सॉरी एरिया है, इसका कुछ ना कुछ एरिया है, तो इस सरफेस का एरिया मैं मान लेता हूँ ए, और चूंकि मैं एरिया को वेक्टर मान रहा हूँ तो उसका डायरेक्शन होगा, तो मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन ऐसे है, ठीक ना, ऐसे डायरेक्शन, ठीक ना, ऐसे डायरेक्शन है। तो यदि आप इसको ऐसे रख देते हैं तो बताओ बेबी कि ए जो है एरिया वेक्टर डी, वेक्टर ए है, और ये है विद्युत क्षेत्र, तो इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, बोलो तो, बोल इसको, ये आपका अगर वेक्टर ए है और यह है विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ 90 डिग्री है ना, तो क्या इससे एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, एक भी नहीं पास करेगा, अगर ऐसे रखते तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेगा। देखो ना, ऊपर से पार हो रहा है, वो नीचे से पास कहाँ हो रहा है, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, जब थीटा 0 रहेगा, सॉरी 90 डिग्री जब रहेगा, थीटा 90 डिग्री, तब हम फ्लक्स निकालते हैं, तो यहाँ पर 90 रखेंगे तो cos 90 0 into cos 0, फ्लक्स 0 होगा। फ्लक्स 0 में फ्लक्स में हो रहा है क्या सर, तो फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग टू द सरफेस, इस सरफेस किससे कितना पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे जब रखा था तो एक भी पास से नहीं हो रहा था, तो 0 हो गया फ्लक्स। जब इसको आप ऐसे रखेंगे तो मैक्सिमम पास होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो जब ऐसे देखो ये ना है, इस एरिया का डायरेक्शन ये ना, तो जब इसको आप ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो देखो एरिया का डायरेक्शन ही ना होगा, तो एरिया का डायरेक्शन आपका ये होगा, और विद्युत क्षेत्र का भी डायरेक्शन ये है, थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो जब यहाँ 0 डिग्री रखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ जाएगा ई, क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम फ्लक्स पास। फ्लक्स का मतलब समझिए, आपको यही डिफिनेशन देना है, सेकंड डिफिनेशन, जब किसी भी सरफेस को, सतह को विद्युत क्षेत्र में जब रखा जाता है, तब उस सरफेस से पास होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितना इससे पास होगा, वही उसी को बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फार्मूला हो रहा है वेक्टर ई डॉट वेक्टर थीटा, अगर 0 डिग्री होता है सर, अगर वहां पर सवाल कर देता है कि यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी सरफेस को, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी सरफेस को लंबवत रख दिया जाए, विद्युत क्षेत्र का लंबवत, तो उस सतह से पास होने वाली फ्लक्स बताइए 0, लंबवत रख देगा तो 0, अगर उसी के समांतर रख देता है, उसी के क्या रख देता है, समांतर, कुछ इस प्रकार से, समांतर माने ऐसा मत समझना समांतर ही थोड़े ना है, नहीं, आप कंपेयर किससे करेंगे सर, कंपेयर डायरेक्शन से करना, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा कि लंबवत है, समांतर ऐसे होगा
विद्युत क्षेत्र का दिशा ये है Yes. और इस एरिया इसका भी डायरेक्शन यही है, Yes, sir. सरफेस के एरिया का डायरेक्शन ये भी है, ये हुआ समांतर। Yes, sir. अगर आप समांतर रखते हैं तो इतना पास होगा। थोड़ा सा कोशिश कर लीजिए कि अगर सरफेस को आप लंबवत रखते हैं तो सरफेस को लंबवत में हमने गलत कॉन्सेप्ट मत पकड़िएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे है तो लंबवत ही ना होला। अरे ये नहीं, उसका डायरेक्शन देखिए, इसका ये जो एरिया है ना उसका डायरेक्शन ये है, तो अगर लंबवत करना है तो उसको आप ऐसे रखना पड़ेगा तब लंबवत है, अगर समांतर करना है तो ऐसे रखना पड़ेगा। समझ रहे कुछ? Yes, sir. ये दिमाग में आपको रखना है सभी। अगर कोई ऐसे रख देता है उल्टा, ये एरिया है, एरिया का डायरेक्शन ये है, अगर कोई ऐसे रख देता है एरिया का डायरेक्शन इधर फेर देता है तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, तो फ्लक्स नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि cos 180 का मान -1 तो नेगेटिव हो जाएगा। Yes, sir. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड नॉलेज मैंने आप लोग को दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, बस इतना याद रखिए कि यदि किसी भी सतह को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। फार्मूला फाई E बराबर A तोड़ेंगे ये cos थीटा। थीटा 90 डिग्री हो मतलब सरफेस को लंबवत रख दिया गया हो विद्युत क्षेत्र के लंबवत, तो फ्लक्स पास नहीं करेंगे। जीरो समांतर है तो ये एंटी समांतर है, मैंने एंटी पैरेलल है। ये तो ये आपको इसको समझ लेना है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो डिफिनेशन जो आप लोगों का रहेगा वो डिफिनेशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक ना? लेकिन उस ऑफलाइन में जो स्टूडेंट है वो लिखेंगे क्या कि जब कोई सरफेस को, जब कोई सरफेस को मतलब किसको? सतह को ना, सरफेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, रखा जाता है, तब उससे संबद्ध या तब उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को इसको आप लिख लेंगे पूरा की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। एक डिफिनेशन देने के बाद आप अर्थार्थ में वो डिफिनेशन देंगे, क्योंकि ये डिफिनेशन हो सकता है जो चेक कर रहा उसको ना मालूम, समझ रहे हैं? इसलिए जो हम डिफिनेशन शुरू में दिए थे वो सबको मालूम है क्योंकि बुक में भी है, और ज्यादातर बेटर इसलिए कि एससीईआरटी बुकवा में है। तो अर्थात करके लिख देंगे कि अर्थात विद्युत क्षेत्र देखो यार मैं पूरा कोशिश करता हूं लेकिन आप लोग जो है ना नहीं पढ़ते। विद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा क्षेत्रफल सदिश कोष्ठक वेक्टर A का अदिश गुणनफल ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ये आपको डिफिनेशन देना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। इस बार नहीं दिया वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हाँ इसे फाई से डिनोट करते हैं ना, इसको फाई से डिनोट करते हैं, तथा यह स्केलर क्वांटिटी होता है। यूनिट और अथी तो सब दिए दिए पहले, स्केलर क्वांटिटी होती, बोलो यहाँ तक सही है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ गया? बॉस थ्योरम को समझेंगे, पॉज करके लिखो।